कभी सोचा है वो पुराने फोन, लैपटॉप, टीवी आखिर जाते कहाँ हैं? वो सब मिलकर एक बहुत बड़ा पहाड़ बना रहे हैं जिसे हम ई कचरा कहते हैं। आज हम भारत की इसी बहुत बड़ी चुनौती और 2016 के उन खास नियमों को समझने वाले हैं जो इस पूरी तस्वीर को बदलने के लिए बनाए गए थे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है। फिर बात करेंगे 2016 के उस टर्निंग पॉइंट की। जानेंगे कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं। देखेंगे कि पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी, इसका स्केल क्या है। अब ज़रा इस नंबर को देखिए और एक पल के लिए सोचिए। हर साल 30 लाख टन से ज़्यादा ई कचरा सिर्फ भारत में। ये इतना ज़्यादा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े ई कचरा पैदा करने वाले देशों में से एक बन गए हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। तो ये ई कचरा है क्या भला? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। कोई भी खराब या पुराना बिजली से चलने वाला डिवाइस, आपका पुराना स्मार्टफोन, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी, सब कुछ इसी में आता है। वो सारी चीज़ें जो अब काम की नहीं रहीं। अब इस बढ़ती हुई चुनौती से निपटने के लिए साल 2016 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक ऐसी पॉलिसी आई जिसने सब कुछ बदलने की कोशिश की। ये थे ई कचरा प्रबंधन नियम 2016। ये सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क था। और इसका सबसे बड़ा मकसद था बनाने वालों को ही उनके प्रोडक्ट की लाइफ खत्म होने के बाद जिम्मेदार बनाना। मतलब ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी आखिर है किसकी? चलिए अब देखते हैं कि इन नए नियमों के तहत कौन कौन मेन प्लेयर्स हैं। देखिए, ये कोई एक दो लोगों का काम नहीं है, पूरा एक इकोसिस्टम है। इसमें प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब बनाने वाले, फिर हम सब हैं, कंज्यूमर्स, फिर आते हैं कलेक्शन सेंटर्स और डिसमैंटलर्स और रिसाइकलर्स जो इसे प्रोसेस करते हैं। एक और अहम खिलाड़ी है PROs, जो प्रोड्यूसर्स की तरफ से जिम्मेदारी संभालते हैं। और इन सब पर नजर रखता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी CPCB। ठीक है, तो ये सब कागज पर तो अच्छा लगता है, पर असल में ये काम कैसे करता है? चलिए इसकी पूरी मैकेनिक्स को समझते हैं। इन सारे नियमों का दिल है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी या EPR। इसे इन नियमों की आत्मा कह सकते हैं। मतलब बात बहुत सीधी है। कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ सामान बेचने पर खत्म नहीं होती, बल्कि जब वो सामान कचरा बन जाता है तब भी उसी की जिम्मेदारी है। तो ये पूरा चक्र चलता कैसे है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, प्रोड्यूसर ने एक नया प्रोडक्ट बेचा। दूसरा, कंज्यूमर ने उसे इस्तेमाल किया जब तक वो खराब नहीं हो गया। तीसरा, अब प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है कि वो उस पुराने प्रोडक्ट को वापस कलेक्ट करें। और चौथा, उस जमा किए गए कचरे को सही तरीके से रिसाइकल करने के लिए भेजा जाए। यहाँ पर देखिए, सबकी जिम्मेदारियां एकदम क्रिस्टल क्लियर है। प्रोड्यूसर को कलेक्शन का टारगेट पूरा करना है और पूरे सिस्टम का खर्चा उठाना है। कंज्यूमर की ड्यूटी है कि वो अपना ई कचरा सिर्फ सही जगह पर ही दे, और रिसाइकलर का काम है कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना रिसाइकलिंग करे। तो ये सब तामझाम क्यों? आखिर ये इतना मैटर क्यों करता है? इन नियमों का असली मकसद क्या है? सोचिए, अगर ये नियम सही से काम करें तो क्या क्या हो सकता है। ये पूरे इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज करता है, खतरनाक कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करता है, एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है, मतलब कचरे से भी कुछ नया बनाना, कीमती संसाधनों को बचाता है, और तो और रिसाइकलिंग के फील्ड में ग्रीन जॉब्स भी पैदा करता है। और ये एक लाइन मेरे ख्याल से सब कुछ कह देती है। लक्ष्य एक राष्ट्रीय समस्या को एक स्थायी भविष्य के लिए संसाधन में बदलना है, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना। यही इन नियमों की असली सोच है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ कागज पर नियम बना देना ही काफ़ी है? क्या ये नीतियाँ ज़मीन पर फैली हकीकत को बदल सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।